So, hello students, how are you? So, today we'll start with another topic. तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉरी डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने सारे केसेस कवर करने की कोशिश किए थे। और उसमें केस नंबर 1 इज आपका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हमने केस जो है वो पढ़ा था। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में मुझे आपको बतानी थी, मगर मुझे लगता है पहले से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सो क्या है वो, चलो यार क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। वन विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें वो क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो है उसके लिए भी रहनी चाहिए। हर एक चीज़ पता चल जाएगी, क्वेश्चंस करने का मजा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जगह आपको मुझे पता है, अब देखो क्वेश्चंस मुझे पता है कि क्या आने वाले हैं, ठीक है, तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा ना, तो आप अपना ब्रेन उस क्वेश्चन में उस वक्त अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ अ मेथड, ठीक है। एनी हाउ, चलो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये टॉपिक आपकी मदद करेगा आगे आने वाले जो दो टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारे दो टॉपिक्स बचे। मैंने आपको बोला था कि वी लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स, ओके। वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड अदर इज गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बताया है, ठीक है ना, इसके बारे में सब चर्चा की है, ठीक है। तो यार चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एरिया वेक्टर। अब आई थिंक मैंने एरिया वेक्टर के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मगर तब भी अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आज तक हम एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी पढ़ते आए हैं, सबको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ये वो, ठीक है, सब कुछ। मगर आज हम एरिया को एज अ वेक्टर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना, एज अ वेक्टर। अब होता क्या है, एरिया वेक्टर इज एरिया विद इट्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ होती है एरिया वेक्टर की, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सो जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की वो होती है आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। अब ये कैसा आउटवर्ड्स है भाई, ठीक है। अब मान लो ये आउटवर्ड वर्ड्स जो है ना, ये आधा अधूरा वर्ड है, ठीक है। आउटवर्ड्स का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे करके एक प्लेन शीट है, ठीक है, प्लेन शीट है सामने ऐसे एक्स जेड प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन में जो है वो शीट जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। अब आउटवर्ड्स इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर पर्टिकुलरली आउटवर्ड्स विच इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। ये जरूरी चीज है भाई, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर मैं आपको अब डायरेक्शंस बताऊं, तो ये कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं आएगी। द ओनली डायरेक्शन विच विल यूज, इसको मिटाई देते हैं, द ओनली डायरेक्शन विच इज यूज्ड इज perpendicular from the surface and that is this, ये, ठीक है, 90 डिग्री विद द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। ये है डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की। आई होप एरिया वेक्टर के बारे में चीजें पता चल चुकी होंगी। अब इस एरिया वेक्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। एरिया वेक्टर का इस्तेमाल आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और गॉस लॉ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर की जरूरत कहाँ पे है। बस एक चीज याद रखिएगा, दिस डायरेक्शन। बस अगर आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट है, देन यू विल क्रैक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स एंड गॉस लॉ वेरी इजीली। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेसिकली पुराने जमाने में इस फ्लक्स वर्ड को बोलते थे फ्लो। ठीक है, फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से फ्लो कर रही हैं, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसके बारे में तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहली, रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस एरिया वेक्टर। बीच में जो डॉट लगा है, एक्सपेंड करना चाहें तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस थीटा की। थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एरिया वेक्टर ऑल्सो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा ये है फॉर यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल। अब देखो इंटीग्रेशन होती थी नॉन यूनिफॉर्म चीजों के लिए, जैसे याद करो वर्क पावर एनर्जी में वर्क का फॉर्मूला पढ़ते थे फॉर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, नॉन कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होता है ये, मतलब एक क्लोज सरफेस के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस पे ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत है नहीं हमें। ई डॉट डी एस। ठीक है, दोनों के ऊपर वेक्टर, और एक्सपैंड करेंगे फिर से ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, वही आएगा, और थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बोला कि ये एंगल है, ये। ठीक है, ये जो आपका ये है ना, ये ये एंगल जो है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस एंगल की डायरेक्शन देख ली ना, तो आपके फ्लक्स के सवाल फट 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 होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिक्कत आएगी डायरेक्शंस देखने में। एज इज दिक्कत आएगी नहीं, मगर इसमें है ही कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, सब चीजें दे देगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चल गया। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक कंफ्यूजन है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन है? मान लो एक 2D सरफेस है, उसको मैं तीन तरीके से ओरिएंटेशन दे सकता हूँ। कैसे? आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, एक्स जेड प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, और एक्स वाई प्लेन क्या है। देखो, जब मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा ना, अब ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि एज इट इज ये बात सिर्फ और सिर्फ अब फ्लक्स पढ़ते वक्त नहीं है। ठीक है, ये बात जो है वो कुछ भी तुम, जब भी तुम कोई भी चीज पढ़ोगे, ठीक है, उसमें एप्लीकेबल होगी। कोई भी 3D चीज, जब भी तुम कोई भी 3D चीज पढ़ोगे ना, ये उसमें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या चीजें हैं ध्यान से सुनना। ये मेरी तीनों एक्सिस आ गई। ठीक है, थोड़ा सा 3D में, थोड़ा सा 3D में जो है वो उसको वो करना, एक्स वाई
जेड। ठीक है। अब मान लो कोई चीज एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, इसको सबसे पहले, हाँ, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक्स कहाँ है, ये, जेड क्या है, ये, एक्स जेड प्लेन। तो वो चीज कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की यार, कि तुम्हें समझ आ जाए बस। ठीक है, ये है आपका एक्स जेड प्लेन। ओके, ठीक है। अब दूसरा, एक्स वाई प्लेन। हाँ, गलत हो गया भाई। ये आ गया एक्स वाई प्लेन। और अब तीसरा, इसको रेड कलर से बनाते हैं। तो ये तीन प्लेन्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। इस प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन का नाम एक्स जेड प्लेन, इसका नाम वाई जेड प्लेन। ठीक है। अब आपको क्या देगा, कोई भी एक सर्कुलर प्लेन दे सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेन दे सकता है, स्क्वायर प्लेन दे सकता है, किसी भी प्लेन के पैरेलल। ठीक है, किसी भी प्लेन के पैरेलल। ठीक है। अब मान लो आपके पास एक प्लेन है जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ध्यान सुनना, ठीक है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, और उसमें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से कितनी, 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, या वो ऐसे दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ऐसे दे देगा। तो किसी भी तरीके से दे सकता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो वाई जेड प्लेन में अगर कोई भी होगा तो वो इस फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है, इसके ऐसे निकल रही है लाइन। ठीक है ना, ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर हुई। ठीक है ना। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, किसके, सरफेस के। तो दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। ठीक है। अब अगर यहीं पे मेरे पास एक्स जेड प्लेन होता और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होती, तो एक्स जेड प्लेन के लिए एरिया वेक्टर कैसे आता, ऐसे, आउटसाइड। तो एंगल कितना बनता, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो, ये आ गया आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसे, मगर इसका एरिया वेक्टर बाहर को बनेगा ऐसे करके। ठीक है, एंगल तब भी कितना है, ये 90 डिग्री ही है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर को है, ऐसे सीधी लाइन एक वो करो। ठीक है, तो 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको दो केसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लक्स जो है ना वो थीटा पे डिपेंड करता है। अगर 0 डिग्री हुआ, देखो, जीरो मतलब कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस, ध्यान सुनना, 90 डिग्री कितना होता है, 0। कॉस
180 डिग्री कितना होता है, -1। ये तीन केसेस ही प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। जैसे इस केस में अगर मैं आपको पूछूं, तो YZ प्लेन में अगर कोई प्लेन पड़ा हुआ है तो उसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जो आपका, हाँ, जो आपका 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम, दैट इज 0, ठीक है ना, 0 होगा। और अगर 180 है तो -1, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, उस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो +1 भी प्लस कॉस 0 डिग्री भी बनाता है। 0 डिग्री के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर वो 0 डिग्री बनाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, 90 डिग्री बनाएगा तो 0, 180 बनाएगा तो -1, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कब जो है वो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री, कब 90 डिग्री और कब 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये 2D शेप्स हैं तो ये इतनी ज्यादा पूछे जाएंगे नहीं, आपको डील करना है 3D शेप्स में, ठीक है ना। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें सारी की सारी 3D शेप्स हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट चीज जो फ्लक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है आपकी क्या चीज, यस, उसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट फ्लक्स का E.ds, ई का न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस यानी कि एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि है तो एरिया है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको देखनी है, ओके। तो ये था फ्लक्स के बारे में चीजें जितनी भी हो सकती हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप वो 2-3 कर लोगे ना, आपको फ्लक्स की पूरी नॉलेज मिल जाएगी यार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है। इतनी देर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश करो। जैसे ही आपका गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म होता है, मैं आपको एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करवाऊंगा जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद वील सॉल्व द ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सीबीएसई, जेई एंड नीट, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 या 3 सेशंस करेंगे, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको पूछूंगा फिर कि क्या कॉन्सेप्ट जो था उस वक्त मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है चीजें, आपको पहले बता देता हूँ, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट विल बी योर गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। काफी लंबा जो है वो टॉपिक है, 3 एप्लीकेशंस है, 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं, और एक दो मैंने मिसलिनियस प्रॉब्लम आपको करवानी है जो कि क्वेश्चन के टाइप में है। तो आई थिंक हमारे 3 लेक्चर्स 3 एप्लीकेशंस में जाएंगे जाएंगे, ठीक है ना। और एक लेक्चर आपको मैं गॉस लॉ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 एप्लीकेशन मतलब 4 लेक्चर और बचे हैं, आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद विल डू एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस बचे हैं एनसीईआरटी के, वो करेंगे, एंड 50 ऑड क्वेश्चंस आपके डीपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।